नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। भारत में विमानन के इतिहास में आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ा एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 186 लोगों के शव अभी तक मिले हैं, बाकी राहत और बचाव का काम जारी है। अन्य शव जो हैं इस पूरे हादसे से जुड़े हुए, उनका अब डीएनए का मिलान होगा और तभी अंतिम तौर पर यह बताया जाएगा कितने लोग हताहत हुए हैं। ये भी जानकारी आई है कि 5 जूनियर डॉक्टर इस हादसे में घायल हुए हैं। ये उस मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं जहां पर यह विमान क्रैश हुआ है। विमान में एक यात्री चमत्कारिक तौर पर बाल बाल बचा है, उसकी पुष्टि हुई है, उसकी तस्वीर सामने आई है। जो यात्री मारे गए हैं उनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, जिनके निधन की पुष्टि हो गई थी। अब हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले इस हादसे से जुड़ा वो वीडियो जो उसके टेक ऑफ का है, विमान के टेक ऑफ का वीडियो है। विमान ने अहमदाबाद हवाई अड्डे के रनवे से उड़ान भरनी शुरू की। इस दौरान सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जैसे कोई सामान्य विमान उड़ान भरता है। रनवे से उड़ान भरने के ठीक 30 से 31 सेकंड के अंदर विमान नीचे की ओर आया। आप इसमें देखेंगे विमान उड़ा है। जैसे ही इसने उड़ान भरी 30 से 31 सेकंड के अंदर यह हादसा हुआ। इसके बाद जब विमान ऊपर की तरफ था, उसकी नोज ऊपर, तो अचानक विमान जो है नीचे की ओर गिरने लगा, यानी पायलट उसको संभाल नहीं पाया। आप देखेंगे, आप धीरे धीरे उसका डिसेंट शुरू हुआ, गिरना शुरू हुआ, लेकिन विमान को थ्रस्ट देने की कोशिश की पायलट ने उसकी नोज ऊपर रख के, लेकिन तब भी वो उसको नहीं ऊपर ले जा पाए और विमान नीचे की तरफ गिरा। और आप देख रहे हैं कितना बड़ा जो हादसा है वो इसमें सामने हुआ। तो ये जो है आप देखिए कितना बड़ा, इसमें 126 टन फ्यूल था। 126 टन फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक बहुत बड़े विस्फोट जो है, एक धमाके की तरह से ये विस्फोट हुआ है। बीजे मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल से ये विमान टकरा गया और इसमें जो धमाका था उसको बहुत दूर तक सुना और देखा गया। विमान के यात्रियों के अलावा नीचे अस्पताल में भी काफ़ी लोग हताहत हुए, जिनमें हम कुछ डॉक्टर शामिल हैं। विमान के एक और वीडियो को अगर आप देखें तो साफ दिख रहा है कि उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान को इतना समय भी नहीं मिला कि उसका लैंडिंग गियर बंद हो जाए। ये विमान का लैंडिंग गियर है, आप उसके जो पहिए देख रहे हैं ये कुछ देर बाद बंद होते हैं जब विमान एक ऊंचाई हासिल कर लेता है, लेकिन इतनी भी विमान ऊंचाई हासिल नहीं कर पाया और उसके पहिए साफ दिख रहे थे। और इसके तुरंत बाद ये दिख रहा है कि विमान एकदम से नीचे आया और वो एक इमारत से टकरा गया, बिल्कुल पेरीफेरी के बाहर, पेरीमीटर के बाहर एयरपोर्ट की। पायलट की कोशिश इस दौरान पूरी साफ दिखी कि उन्होंने इस विमान को उठाने की कोशिश की, उसके नोज को लगातार ऊपर उठाए रखने की कोशिश की, लेकिन नोज ऊपर रहते ही वो टकरा गया। तो ये 2 वीडियो इस विमान के हादसे से जुड़े हैं जो सामने आए हैं, जो बता रहे हैं कि ये किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जैसा हमने बताया, एक खास बात ये हुई कि विमान में बैठे एक यात्री बाल बाल बच गए। हालांकि वो कुछ घायल हुए हैं और ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य है कि वो बच गए, बाकी सभी यात्रियों के बचने की जो संभावना थी वो नहीं थी। अब जो यात्री सुरक्षित बचे हैं उनका नाम है विश्वास कुमार रमेश, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। खुशकिस्मत रहे कि वो बचे हैं, लेकिन उनको चोट साफ नजर आ रही। सब हैरान है कि इतने बड़े हादसे में वो बचे कैसे रह गए। विश्वास कुमार रमेश का सीट नंबर था 11A। अगर आप देखेंगे तो ये बोइंग जो विमान है उसके अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो है। यहाँ सीट नंबर 11A पर विश्वास बैठे हुए थे और यही जगह जो है एकमात्र एक ऐसी रही जहाँ आप कह सकते हैं कि खुशकिस्मत थे कि वो बच गए। अब ये सवाल उठता है कि विमान में सबसे सुरक्षित सीट किसे माना जा सकता है, यानी अगर ऐसे हादसों में कोई बचता है तो उसके बचने की संभावना कहाँ हो सकती है। अगर जरा सी भी हो तो, हालांकि इसे लेकर कोई अंतिम बड़ी रिसर्च अभी तक नहीं हुई है, फिर भी आंकड़ों का विश्लेषण जरूर किया गया है। लाइव साइंस के मुताबिक 2015 में टाइम मैगजीन ने अमेरिका में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा का विश्लेषण किया। इसके मुताबिक विमान के सबसे पीछे का 1/3 हिस्सा, जो सबसे पीछे का 1/3 हिस्सा होता है विमान का, उसमें बचने की कुछ संभावना होती है, क्योंकि जब भी कोई टकराहट होती है तो सबसे ज़्यादा जो विमान का सामने वाला हिस्सा है इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की प्रोफेसर चेंग लंग वू के मुताबिक विमान के विंग्स के पास की सीटें भी कुछ बचाव दे सकती हैं। आप देखेंगे सीट नंबर 11A विंग्स के पास ही थी,
तो यहाँ एक यात्री बचा है, जिससे इस थ्योरी की कुछ हद तक पुष्टि होती है। विमान के इस हिस्से में दरअसल स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट होता है, मतलब यहाँ पर मजबूती, ज़्यादा बुनियादी तौर पर विमान मजबूत होता है, इसलिए वो एक झटका झेल सकता है। तो ये सीटें इमरजेंसी एग्जिट के पास भी होती हैं। लेकिन एक ध्यान रखने की बात यह है कि यही विमान के लगभग बीच में, इसके नीचे फ्यूल टैंक भी होते हैं, जिनमें काफ़ी फ्यूल भरा होता है, और जब भी विमान टकराता है तो सबसे बड़ा डर ये होता है कि फ्यूल टैंक में आग लगेगी और वो पूरे विमान को अपने आगोश में ले लेगी। अब सवाल यह है कि विमान में हुआ क्या होगा। कई थ्योरीज इसे लेकर चल रही हैं। किसी भी विमान के उड़ने से पहले कई तरह के सिक्योरिटी चेक्स किए जाते हैं, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। तो इस पूरे मुद्दे पर हमने चर्चा की एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन सिकंदर रिजवी से। देखिए उनके साथ बातचीत। अहमदाबाद में जो भयानक विमान हादसा हुआ, अब उसके पीछे कारण क्या रहा होगा, इस पर सबसे ज्यादा बातचीत चल रही है। कोई भी विमान जब उड़ान भरता है तो उससे पहले उसमें तमाम तरह के चेक्स होते हैं। उसके एक्सटर्नल चेक्स होते हैं बाहरी हिस्से में, और इंटरनल चेक्स होते हैं अंदरूनी हिस्से में। ये तमाम चेक्स हुए होंगे। क्या हो सकती है वजह, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन सिकंदर रिजवी। रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है इस वक्त कि क्या इस विमान के साथ हुआ होगा जो इतना बड़ा हादसा हुआ। तो हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की तस्वीर है, बाहर की तस्वीर है। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर हम एक्सटर्नल चेक्स की बात करें तो क्या क्या एक्सटर्नल चेक्स विमान में होते हैं उड़ान भरने से पहले? देखिए, थैंक यू सो मच। पूरे एयरक्राफ्ट का एक्सटर्नल चेक जो है शुरू होता है, इसे बोलते हैं पोर्ट साइड, और राइट का जो पोर्शन होता है उसको स्टारपोर्ट बोलते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं और उसका राउंड लगा के पायलट आता है। उसके अंदर सब कुछ, जैसे कि इसके नोज व्हील है, इसको हम लोग अंडर कैरेज कहते हैं। इसमें न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सारे सिस्टम इसके अंदर होते हैं। आजकल तो ये फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, तो इसके अंदर जाहिर है कि सारा पावर्ड है। इसके अंदर इंजन चेक्स होते हैं, इंजन की काउलिंग चेक होती है, इंजन के फिन जो अंदर होते हैं ये चेक किया जाता है कहीं डैमेज तो नहीं है, क्योंकि ये बड़े क्रूशियल होते हैं इंजन के। एक भी कोई चीज़ के अंदर पार्टिकल होगा या कोई चीज़ आएगी तो ये डैमेज हो सकता है, वो बंद हो सकता है, आग लग जाएगी। ये इसकी लीडिंग एज होती है। अगर हम इसको दिखाएं और बेहतर तरीके से, तो ये आप बात कर रहे हैं इसके। हाँ, देखिए, दिस इज़ द लीडिंग एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है लीडिंग एज। लीडिंग क्योंकि सामने से एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होता था, इसमें से हवा गुजरती नीचे से और ऊपर से, जो एयरक्राफ्ट को लिफ्ट देती है। इसी तरह इसमें एलेरॉन होते हैं, एयरक्राफ्ट को टर्न करने के लिए। फ्लैप्स होते हैं जो उसको बढ़ जाते हैं। ये जैसे फ्लैप्स हैं स्पीड को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। लैंडिंग के लिए आते हैं तब फ्लैप्स को यूज़ होता है। और एलेरॉन जो है टर्न मारने के लिए होते हैं। हम इधर आते हैं तो अब ये देखिए, डोर वोर तो सारे चेक्स होते हैं इनके, सारे लॉक वगैरह। उसके बाद इसके अंदर नीचे अगर बेली में जाएंगे, अगर आप हम यहाँ लाइए तो इसके अंदर बहुत सारे वो होते हैं। ये देखिए, ये अंडर कैरेज है, इसको बिल जिसको आप कहते हैं। इसमें फ्लैप्स होते हैं जो बंद कर देते हैं इसको। डोर होते हैं, अंडर कैरेज डोर्स होते हैं। ये इस बार बंद भी नहीं हो पाया था, इतना समय भी नहीं। उसकी हाइट कम थी, वो भी क्लाइंब करने के बाद धीरे से बंद हो जाते हैं। वो पायलट बंद करता है उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी। और साथ साथ में क्या, देखिए इसका जो सबसे बड़ी चीज़, इसका जो टैंक है 1,35,000 लीटर, वो इन दोनों के और बीच में एक टैंक है, तीसरा टैंक। दोनों विंग के बीच में 1,35,000 लीटर आता है, और बीच में एक टैंक है जो फ्यूल मैनेजमेंट का काम करता है कि इंजन को फ्यूल कितना जाना है, और सारा ये कंप्यूटराइज है। इस तरह ये अब हम दूसरा एक्सटर्नल चेक्स इसमें हो रहे हैं। जैसे कि ये है, ये एलिवेटर है, और ये स्टेबलाइज़र भी है, एलिवेटर भी है। ये एलिरॉन है जो टर्न में होता है, ये भी इस टर्न में, इसका जहाज़ को मोड़ने में। ये सारे पार्ट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसका मोमेंट जो है चेक किया जाता है, वो इंजीनियर का काम है। अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ये फ्यूजलाज जिसको बोल रहे हैं, ये हल्क पूरा इसका इंस्पेक्शन करने के लिए इंजीनियर्स अलग होते हैं। अब आते हैं हम जैसे कॉकपिट के अंदर हम आ गए। कॉकपिट के ये बोइंग 787 का ही कॉकपिट का अंदर से जो नज़ारा है वो है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ड्रीम लाइनर का है अंदर का। ये देखिए, इसका कंट्रोल कॉलम है जिससे फ्लाई करता है। ये इसके थ्रॉटल है जो स्पीड बढ़ाता है जहाज़ की। और ये इसकी आपका इंस्ट्रूमेंट है, राइट। जैसे वेदर रडार इसके अंदर लगा हुआ है, ये सब कुछ बताता है। ये आपको स्पीड है इसके अंदर। वो एक तो बेसिक चीज़ होती है, हाइट बताना, स्पीड बताना, सब कुछ। साथ साथ इसमें तरह तरह के रडार भी होते हैं, इसमें एवियोनिक्स भी हैं, इंस्ट्रूमेंट भी है इसके अंदर। और यहीं से ही कंट्रोल है जो एलिवेटर और स्टेबलाइज़र और आपके साथ में
जो फ्लैप्स हैं वो कंट्रोल होते हैं यहाँ से। तो ये कॉकपिट जो है ट्रेन पायलट, इसमें अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ भी काफ़ी पैनल्स, हाँ काफ़ी इसके अंदर है। इसके अंदर बहुत सा हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके अंदर वो इंजन से रिलेटेड भी है, आरपीएम बताने वाले हैं, स्विच इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिक के हैं, बहुत सारे न्यूमेटिक सिस्टम उसके कहने इलेक्ट्रॉनिक का है कि पायलट यहाँ बैठे बैठे पूरे विमान की जो स्थिति है उसको आंक सकता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो ऑब्जर्व कर सकता है बैठ करके। ये इधर कैप्टन लेफ्ट बैठता है, राइट में को पायलट बैठता है। ये पूरी नज़र रखते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही इसकी डिज़ाइनिंग ऐसी की जाती है जो पायलट फ्रेंडली हो, पायलट को आसानी से दिखाई दे, उसको रीड कर सके। और सर ड्यूअल इंस्ट्रूमेंटेशन होते ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके श्रोताओं को जानना। ड्यूअल इंस्ट्रूमेंटेशन देखिए इधर भी सेम है उधर भी है। वो इसलिए कि एक फेलियर हो जाए दूसरा चलता रहे कम से कम, इसलिए आपको स्विच वगैरह हमेशा बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। ये ड्यूअल इंस्ट्रूमेंटेशन इसको बोलते हैं। ये तो बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट है ये जी। अब एक सवाल ये उठ रहा है कि इतना एडवांस एयरक्राफ्ट है और सबसे सुरक्षित विमानों में से, यात्री विमानों में से एक इसको माना जाता है। बोइंग और एयरबेस यही दो सबसे बड़े, एयरबस यही दो सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो इतने बड़े यात्री विमानों को बनाती हैं। अब सवाल यह है कि इस विमान के साथ क्या हुआ होगा। कई तरह की थ्योरीज हैं। आप एक एविएशन एक्सपर्ट हैं और कई पायलट से सुबह से आप बातचीत कर रहे हैं। क्या आपको लगता है संभावना, क्या आशंका इस विमान के साथ? देखिए ऐसा है, सारे एक्सपर्ट्स हैं, सबकी अपनी एक सोचने की कहते हैं कि हम हर अपने ढंग से सोचता है, हम अपने ढंग से सोच रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर फ्यूल मैनेजमेंट सारा कंप्यूटराइज्ड है, एयरक्राफ्ट टोटल कंप्यूटराइज्ड है। इसके जो मैं एक चीज़ बता दूं, जो इसमें रोल्स रॉयस के इंजन लगे, वन ऑफ द बेस्ट इंजन इन द वर्ल्ड, रोल्स रॉयस के इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं। और साथ साथ में ये इंजन जब स्टार्ट होता है, जहाँ खड़ा होता है एयरक्राफ्ट, फैक्ट्री को इसकी जो है इंजन का स्टेटस भेजता है ऑटोमेटिकली, सैटेलाइट के थ्रू फिर फैक्ट्री जाता है। किसी भी कहीं भी इंजन स्टार्ट है दुनिया किसी कोने में, वो डाटा भेज रहा होता है इंजन फैक्ट्री को। अच्छा। वहाँ बैठ करके देख लेते हैं इसका किस तरह का फंक्शन कर रहा है, फैक्ट्री में देखा जाता है। हज़ारों मील दूर हर बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट का, चाहे एयरबस हो और चाहे ये बोइंग हो, और इनका तो खास करके बोइंग का है कि वो क्या रियल टाइम वहाँ बैठ करके स्टेटस। क्या लगता है आपको, जब विमान को हम लोगों ने देखा तो विमान जो है वो लगातार जो है कोशिश उसमें दिख रही थी कि पायलट ने उसको थ्रस्ट देने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की। दिया होगा हाँ, लेकिन वो उठा नहीं। टेक ऑफ के टाइम पे फुल थ्रॉटल पे होगा, वो फुल पावर के साथ वो टेक ऑफ हो, ज़मीन उससे छोड़ी, एयरबोर्न हो चुका था। जब एयरबोर्न हो चुका मीन्स वो फुल पावर के साथ उठा, उस टाइम उसको पावर मिल रही थी। और एक सर्टन हाइट पर जाने के बाद जो है उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने मेडे कॉल करी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। मेडे क्योंकि सब्बरवाल साहब सीनियर पायलट हैं और वो लाइन इंस्ट्रक्टर भी हैं इस जहाज़ के, वो इंस्ट्रक्टर भी हैं। वो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी अच्छा पायलट इस तरह की कोई गलती करेगा। उनकी तरफ से तो ज़ीरो गलती है। जो लोग बहुत से कह रहे हैं पायलट एरर, वो तो बिल्कुल गलत बात है। दोनों पायलट वो थे, लेकिन जिस टाइम वो टेक ऑफ होने के बाद जैसे उन्होंने मेडे कॉल किया, उसके बाद एयरक्राफ्ट जो था उसने हाइट लूज़ करनी शुरू करी। तो दो कंडीशन हो सकती, बर्ड हिट हुई नहीं है। बर्ड हिट अगर होती है एक इंजन तो दूसरा इंजन चल रहा होता और एयरक्राफ्ट क्लाइम कर जाता। और एक इंजन में इतनी पावर है कि वो घूम के आके लैंड कर जाता है। अक्सर देखिए एयरक्राफ्ट ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि अटलांटिक पार करना, अगर एक इंजन बंद हो जाता है, एक इंजन से अटलांटिक पार हो जाएगा। तो ये दोनों इंजन ने एकदम से पावर लॉस हुई। अब आप जब देख रहे हैं कि वीडियो चल रही है, वो जगह सीधे लैंड हो रहा है। अगर एक भी इंजन चल रहा होता तो ये स्विंग कर जाता उधर को, वो नहीं हुआ है। यानी दोनों इंजन साथ में बंद हुए हैं, और दोनों साथ इंजन बंद है, यानी कि इसका कुछ कंप्यूटर फेलियर है जो फ्यूल सप्लाई देता है इंजन को। ऐसा क्यों हुआ होगा? अपनी अपनी ओपिनियन है। इतना बड़ा जहाज़, इतना टेस्टेड मशीन, बोइंग बड़ा नाम, रोल्स रॉयस इंजन बड़ा नाम, फ्यूल सप्लाई का जो उसका मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी बहुत ही एडवांस है। ये कैसे हो गया? और बहुत ही सीनियर पायलट है, सीनियर कमांडर उसको फ्लाई कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ओपिनियन है आपकी टीवी के ऊपर। स्विस बैंक के अंदर करोड़ों रुपए के खाते जो हैं, कितनी सेफ्टी सिक्योरिटी के अंदर होते हैं, उसका हैक कर लिया जाता है और पैसा निकाल लिया जाता है। उड़ते हुए ड्रोन को हम लैंड करा लेते हैं, कंट्रोल अपने यहाँ पास ले लेते हैं। आपको लगता नहीं है कि इसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है? आपको लग रहा है किसी तरह की हैकिंग हुई है इसके साथ? मुझे ऐसा लगता है ये सबटाज है, ये मेरे वर्ड्स में। इसकी
हाँ बिल्कुल सबटाज है, मेरी अपनी ओपिनियन है। बाकी जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कमीशन बैठेगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर इसका जितना रैकेज है उसको देखा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनसे पता लगे? कॉकपिट रिकॉर्डर है, इसका डाटा रिकॉर्डर निकाला जाएगा, उसको डिकोडिंग की जाएगी, उसमें टाइम लगता है, 1.5 साल। उसमें क्या क्या होता है उसके अंदर? देखिए वॉइस रिकॉर्डिंग, तो कॉकपिट के अंदर पायलट से बात हो रही है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात हो रही है, वो रिकॉर्डिंग होती है। और उसके अलावा भी कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है, सारा रिकॉर्ड हो रहा होता है। अब तो इसमें वीडियो भी बनती रहती है। और जो डाटा रिकॉर्डर है वो एयरक्राफ्ट का स्टेटस बताता है कि क्रैश के टाइम में उसकी स्पीड क्या थी, क्या हाइट थी, कितना फ्यूल था, प्रेशर कितना था, एक ईच एंड एवरीथिंग वो रिकॉर्ड हो जाती है उसके अंदर। तो ब्लैक बॉक्स जिसको बोलते हैं, जब खोला जाएगा उसके बाद उसको रीडिंग की जाएगी और उसकी डिकोडिंग की जाएगी, तब पता चलेगा। लेकिन जैसे कंप्यूटर का है फेल, तो या कंप्यूटर फेलियर है या कहीं से सबटाज हुआ है, वो भी पता चल सकता है अगर एक्सपर्ट बैठेंगे तो। अब आप कह रहे हैं कि इसमें 1-1.5 साल लगता है, इतना समय क्यों लगता है? समय लगता है, देखिए पहली बात तो इसके सारा जितना भी इसका पैकेज है उसका इंस्पेक्शन होगा। कहीं ऐसा नहीं कोई ब्लास्ट हुआ हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जो हमको बाहर से नज़र नहीं आ रहा है अंदर कुछ हुआ हो। आप समझ, इसलिए देखना ज़रूरी है कि पार्ट को क्रैश के टाइम। फिर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से बात ये निकल आती है, को पायलट आपस में बात करें हुआ क्या है, आपस में कुछ तो कहेंगे। और जो डाटा रिकॉर्डर वो बताता है स्टेटस। ये भी हो सकता है कि मे डे के बाद कोई मैसेज दे पाए हों एटीसी को? नहीं दे पाए शायद। अच्छा, ऐसी जानकारी मिल रही है कि मे डे के बाद वो कुछ भी नहीं बता पाए। वो जहाज़ को संभालने लगे थे, वो हाइट लूज़ कर रहा था, क्योंकि हाइट बहुत कम थी, 600 फीट थी प्लस। वो हाइट इतनी तेज़ी से लूज़ कर रहा था, 180 एंड 200 की स्पीड जब टेक ऑफ हुआ है, तो वो हाइट लूज़ करे तो वो पहले उसको देखेंगे, बात करेंगे वो। और सारा इनका था कि हम कोशिश करें तो उसको नोज अप रखें, और नोज अप आप देखिए ऐसे ही जा रहा जहाज़, दूर से देखिएगा आपको लगा लैंड कर रहा है, ये नहीं लगेगा कि ये टेक ऑफ हो रहा है, क्योंकि वो पायलट ने उसकी नोज अप की हुई थी, किसी ने कंट्रोल कर लें, किसी तरह कुछ करे। उन्होंने ट्राई किया होगा अपने लेवल बेस्ट जो कर सकते हैं, जो उनकी अपनी ट्रेनिंग है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो ज़रूर उन्होंने किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन रिजवी, हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए। अपने आप में बहुत दुखद हादसा है भारतीय विमानन के इतिहास में। ये जो हादसा है ये अपने आप में एक मिस्ट्री बन गया है फिलहाल। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उड़ते ही ये विमान क्यों दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तमाम तरह की थ्योरीज हैं। कैप्टन रिजवी का ये भी मानना है कि हो सकता है कि सैबोटाज हुआ हो। तो अब ये जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि इस विमान के साथ दरअसल हुआ क्या था जिस कारण ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। और जहां ये हादसा हुआ वहां हमारे सहयोगी अंकित त्यागी मौजूद हैं क्रैश साइट पर। वहां से उन्होंने ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। जहां मैं खड़ा हूं, अगर यहां पर इस वक्त भी और इस पूरे हादसे को हुए कई घंटे बीत चुके हैं, पर अगर आप यहां पर खड़े होंगे तो अभी भी आपको जो एविएशन फ्यूल होता है उसकी महक और उसके जलने की महक आपको दिखाया सुना। बिल्कुल यहाँ पर हवा में बहुत ज़्यादा है। पीछे मेरे आप ये एनडीआरएफ की पूरी टीम देख रहे हैं और बाकी बचाव और सुरक्षा दल के लोग देख रहे हैं। यही वो हॉस्टल हैं इस मेडिकल कॉलेज के, जहां पर इससे 2 बिल्डिंग छोड़कर मेस है जहां पर प्लेन पहले टकराया। जिस तरफ ये मेरे सहयोगी सुधीश आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको वो क्रेन दिखाई पड़ रही होगी, ये मान के चलिए कि उस तरफ से प्लेन उड़ता है, वहां से जो उसका फ्लाइट पाथ है टेक ऑफ का एयरपोर्ट का वो है, वहां से प्लेन उड़ा और उसके बाद जिस तरीके से प्लेन हाइट नहीं ले पाया तो जहां पर जो मेस है इससे थोड़ा आगे मेस पे टकराया और उसके बाद क्योंकि पूरा फ्यूल जो प्लेन का था वो था, उसके बाद ये पूरा जो इलाका है, कई सारी बिल्डिंग्स जो इसमें आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये पूरी धू-धू कर जलना यहाँ पर शुरू हो गई। ये सब जो आप देख रहे हैं नीचे, ये कई घंटों की मशक्कत के बाद जो आग पे काबू पाया जा सका है उसकी तस्वीरें हैं। साथ में अभी भी जो सूत्र बता रहे हैं करीब 186 बॉडीज जो हैं वो अभी अस्पताल पहुंची हैं, यानी कि 242 लोग उस प्लेन में सवार थे। 2 लोगों को बताया जा रहा है कि वो बचे हैं और 5 लोग जमीन पर जो डॉक्टर्स थे वो मारे गए हैं। तो उसका हिसाब से अगर आप देखें तो अभी भी कई सारे जो अवशेष हैं वो यहाँ से निकाले जाने बाकी हैं और उसी को लेकर बताया जा रहा है जो ऑपरेशंस हैं वो लगातार शाम पूरे देर रात तक यहाँ पर चलते रहेंगे। मैं जहाँ पर भी खड़ा हूँ और जहाँ पर भी देख पा रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ आपको जो आग जलने के बाद जो एक राख और कालिक है वो आपको दिखाई पड़ेगी। आग इतनी भयावह थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो पेड़ है, ये 2 पेड़ यहाँ पर हैं, ये पूरे तरीके से जल के पेड़ भी खाक हो चुके हैं, काले दिखाई पड़ रहे हैं। वहाँ पर इस वक्त जो एनडीआरएफ की आप टीम्स देख रहे हैं,
जगह जगह पर अभी भी प्लेन के कुछ हिस्से, जो प्लेन के अंदर सामान था, वो आपको बिखरा हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और लगातार अभी भी यहाँ पर कोशिश ये जारी है कि मलबा हटाया जाए और जो अवशेष हैं उनको निकाला जा सके। यहाँ से थोड़ा और आगे अगर हम जाएंगे और यहाँ पर अगर आप खड़े होकर देखें तो जो एक जलने की गंध होती है सुमित, वो बिल्कुल अभी भी ऐसा लग रहा है कि अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर कुछ जलना शुरू हुआ, जो अभी तक यहाँ पर जल रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अंकित त्यागी हमारे साथ हैं, अहमदाबाद में क्रैश साइट पर वो मौजूद हैं। अंकित, लगभग 9 घंटे हो चुके हैं इस हादसे को हुए। इस समय वहाँ पर क्या स्थिति है? क्या अब भी कुछ लोग हैं या कुछ अंदर हताहत हो सकते हैं जिनको निकाला जाना बाकी है? और दूसरा, इस विमान के यात्रियों के अलावा जहाँ ये विमान टकराया वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ कितने लोग हताहत हुए? देखिए सुशील जी, मैं इस वक्त सीधे उस मेस से आपके सामने आ रहा हूँ जहाँ पर ये हादसा जब हुआ था, तो वो जब पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट था यहीं पर वो प्लेन टकराया था। और ये वही मेस है जिसके फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर बच्चे उस समय खाना, डॉक्टर्स जो हैं वो खाना खाने के लिए पहुँचे थे। ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेन की अंडर बॉडी है, कार्गो जिसमें जाता है, यानी कि जो सामान होता है वो जाता है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ से लेके जाता हूँ, अभी भी आपको दिखाई पड़ेगा लोगों का सामान जो है वो यहाँ पर अभी भी बदस्तूर पड़ा हुआ है। यानी कि कितनी उम्मीदों के साथ लोगों ने अपना ये सामान बांधकर यहाँ से लंदन जाने की तैयारी की होगी, और वो सब उम्मीदें, वो सब सामान, वो सब सपने जलकर इस प्लेन क्रैश के साथ खाक हो गए। ये एक यहाँ पर कई जगह पर अगर आप देखेंगे जो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी भी एक बताती हैं। ये किसी छोटे बच्चे का होगा, एक छोटे बच्चे की यहाँ पर आप ये देखिए फुटबॉल पड़ी हुई है। और जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ, एक छोटा सा एक मंदिर है इस नीम के पेड़ के नीचे, सामान पड़ा हुआ है, एक छोटे बच्चे का ब्लैंकेट है यहाँ पर, और ये एक किसी महिला का पर्स है दिखता है, और उसके साथ साथ वो सूटकेसेस हैं। जब ये आप इसको बताते हुए भी एक सिरहन कम से कम आपको महसूस होती है कि क्या वहाँ पर मंजर रहा होगा, और जिन लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है। ये पूरा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं डेब्री, ये सब जो उस प्लेन का ही हिस्सा है। और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वो ज़रूरी इसलिए भी है कि यही वो जगह है जहाँ पर वो 5 डॉक्टर्स जो नीचे थे मेस में खाना खा रहे थे, उनकी यहाँ पर मौत हुई। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर एक खड़ी आपको रोशनी दिखाई पड़ रही होगी, ये वो मेस है। और मैं आपको पीछे से जाके दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ से प्लेन की एंट्री हुई, जहाँ से प्लेन का पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट था। जो एक तस्वीर है, जो 52 सेकेंड की एक हम तस्वीर देख रहे थे, जिसमें प्लेन उड़ने की कोशिश कर रहा है, प्लेन हाइट लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा, और उसका जो लैंडिंग गियर है वो लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो तस्वीर जो है उसको अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि प्लेन यहाँ से उड़ा और उसके बाद वो उतनी भी ऊंचाई नहीं ले पाया कि वो इस 2 मंजिली इमारत से ऊपर जा सके, तो वो आप प्लेन का पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट देख रहे हैं। और साथ में जो टायर वहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जो लैंडिंग गियर का हिस्सा होते हैं, वो टायर्स भी वहाँ पर आपको लटके हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। यहाँ पर वो प्लेन टकराया, और यहाँ से करीब 500 मीटर आगे तक कम से कम 6 से 7 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरीके से जली हुई बिल्डिंग्स हैं। वहाँ पर भी बहुत नुकसान हुआ, और वहाँ पर भी जो लोग हैं वो घायल भी हुए। 50 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि जो लोग हैं वो घायल हुए और उनको अस्पताल में रखा गया है। ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये भी कहा जा रहा है कि करीब 90% ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर 90% ऑपरेशन, लेकिन अभी सिर्फ जो कॉन्फर्मेशन आई है वो 186 बॉडीज़ की आई है। 186 बॉडीज़ अभी इस जो हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचाई गई हैं। 242 प्लेन में सवार थे, जिसमें से 241 लोग मारे गए हैं। एक व्यक्ति चमत्कारिक तौर पर बच गए हैं, और 5 जो ज़मीन पर मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 241 और 5 246 होता है। यानी कि अभी भी कई ऐसी बॉडीज़ हैं जिन्हें यहाँ से निकाला जाना बाकी है। ये प्लेन का एक और हिस्सा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था, और जैसा मैं बार बार यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, जो हवाई जहाज़ हैं जो उड़ रहे हैं, इतनी कम से कम जो आपको कोशिश करेंगे हम दिखाने की, इतनी ऊंचाई की आवश्यकता होती है
किसी भी जहाज़ को इसके ऊपर सुरक्षित निकलने के लिए ये प्लेन इतनी भी ऊंचाई नहीं ले सका और यहाँ पर इस प्लेन का हादसा हुआ। मैं कुछ लोगों से आपको सुशील अगर वक्त है तो मैं मिलवाना चाहता हूँ जो लोग शुरुआत में यहाँ पर लोग मदद करने के लिए आए थे। 108 एम्बुलेंस के जो कर्मी दल था उसके कुछ लोग यहाँ पर आए थे, उनसे अभी मैं बात कर रहा था एनडीटीवी 24/7 के लिए। आपको भी मैं उनसे बात कराना चाहता हूँ। ये सुबह से 9 घंटे हो गए ये लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है सर आपका? सर विकास। विकास, आप जब ये प्लेन हादसा हुआ था तब आप यहाँ पहुँचे थे? 5-7 मिनट में हम पहुँच गए थे क्योंकि चामुंडा ब्रिज की गाड़ी थी वहाँ से, तो 5-7 मिनट में यहाँ पे पहुँच गए थे। 5-7 मिनट में आप लोग प्लेन हादसे के बाद यहाँ पहुँच गए थे। आप लोग उन बिल्डिंग्स की तरफ थे जहाँ पर आग लगी हुई थी? हाँ, वहाँ पे आ गए थे आगे जो थे। और 2 जन को लिया था यहाँ से। 2 लोगों को आप यहाँ से एम्बुलेंस में लेके गए, जिंदा थे? डॉक्टर्स थे वो? और डॉक्टर्स थे, यानी कि जमीन पर जो हाँ। लोग थे और एक का नाम बोल रहे थे भास्कर। हाँ। भास्कर बोल रहे थे। दूसरे का नाम आपने वो बोल नहीं रहा था क्योंकि जला हुआ था ना, तो बोल नहीं रह सकता था। कि क्या हालत थी उन लोगों की? सर पूरा ब्लैक हो गए थे, पूरा ब्लैक। सर पहचान भी नहीं सकते थे कि कौन है, पर वो बोल रहे थे मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, दोनों को लेकर आप हॉस्पिटल गए? कौन से हॉस्पिटल में छोड़ा आपने? सिविल हॉस्पिटल, हाँ सिविल हॉस्पिटल में छोड़ दिया। उसके बाद आप वापस आए यहाँ पर? वापस आए और शायद बाद में आके 7-8 बॉडी को हम ले गए थे यहाँ से। 7-8 बॉडीज आप यहाँ से लेके गए? हाँ। बहुत बुरी हालत में थी बॉडी? बहुत बुरी सर, बुरी हालत है, बहुत खराब हालत थी, पहचान भी नहीं सकते थे, ऐसी हालत थी। पर आप लोगों ने उस समय हिम्मत करी, आप लोगों ने यहाँ से लोगों को निकाला? वो तो हमारी सेवा ही है। और हमारा स्टाफ भी साथ में आ गया था, मिलन सर और पीएम सर, पाजी सर, सब आ गए थे यहाँ पे। उसके बाद से लगातार आप लोगों की टीम यहाँ पर काम? पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही थी। मेरे हिसाब से 50 गाड़ी तो यहाँ पे आ गई थी। उस समय आग लगी पूरे में हुई होगी तो बहुत गर्म होगा, बहुत हालात बहुत हम पूरे वो जो बोल रहे ना धुआं, ज़्यादा गर्मा लगता था यहाँ पे। बहुत हालत खराब। बहुत बहुत शुक्रिया अपने काम के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये जो आप सुशील, ये सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे थे 2 डॉक्टर्स जिनका बहुत बुरा हाल था, उनको यहाँ से लेके गए। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, अभी हमें बताया गया है कि जो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं, काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं, DGCA से आ रही हैं, विमानन जो मंत्रालय है वहाँ से भी आ रही हैं, वो सब टीम्स यहाँ पर धीरे धीरे करके पहुँच रही हैं, अलग अलग इलाकों में भी हैं। तो दिल्ली से बहुत सारी टीम्स आई हुई हैं और इस वक्त जो मुझे बताया गया है वो ऊपर कुछ टीम्स हैं जो फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर अपना मुआयना करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये देखने की, वो भी क्योंकि इस पूरे क्रैश में जहाँ पर ये जो बड़े हिस्से इस विमान के पड़े हुए हैं वहाँ पर जाकर ये कोशिश की जा रही है समझने के लिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे लगातार मैं यहाँ से निकलने की कुछ हमें कहा जा रहा है, तो हम यहाँ से निकलते हुए जाएंगे यहाँ से। और यहाँ से जा सकते हैं, इधर से चले जाए ना सर, बाहर निकल जाए, यहाँ से बाहर जा सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से निकलने से पहले मैं एक बार आपको और वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पे वो जो प्लेन था जिसका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट था। लगातार आप पुलिस की ये विसिल सुन रहे हैं, चल रहे हैं सर, चल रहे हैं आराम से, आपने बोल दिया हम चल रहे हैं, आपके पुलिस के बाद ही चल रहे हैं आराम से। तो बिल्कुल यहाँ से हम हाथ हटा के हम जा रहे हैं, आप हाथ हटाइए, हम जा रहे हैं बस। थैंक यू सो मच। तो ये सुशील, यहाँ से हम क्योंकि पुलिस कह रही है और हमें बिल्कुल उनकी बात सुनने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से निकलने का हमें आदेश है। लेकिन लगातार जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का काम जो है वो अब शुरू हो चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। इस वक्त वहाँ पर जांच के लिए तमाम टीम पहुँची हैं और प्रोटोकॉल के तहत जो है उस वहाँ से बाहर निकलना भी होता है। आपने काफ़ी गहराई से पूरी जो रिपोर्ट है, पूरा जो मौका वारदात पर या हादसे की जगह पर जो स्थिति है वो हमें बताई और बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। अब सबके मन में सवाल ये है कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे ये विमान हाइट नहीं ले पाया, पायलट उसे थ्रस्ट नहीं दे पाए इतना कि इससे काफ़ी ऊंचा रख सकें। पूरी कोशिश साफ लग रहा था कि पायलट कर रहे थे विमान का नोज़ ऊपर उठाकर कि किसी तरह से उसको ऊपर ले जाएं, लेकिन नहीं ले जा पाए। अब क्या कारण रहा इसके पीछे, कोई मैकेनिकल फेल्योर है,
पायलट बहुत अनुभवी थे, जिनसे भी हमने बात की उन सब का कहना था कि 0% चांस है कि पायलट के इसमें कोई गलती हो। बर्ड हीट को भी लोग नकार रहे हैं कि ये बर्ड हीट भी नहीं है, बर्ड हीट इस तरह से नहीं होती है और इतनी जल्दी विमान ऐसे काबू से बाहर नहीं होता है। तो क्या ये कोई सैबोटाज है? क्या ये किसी तरह से इस विमान के साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ की है, कोई गड़बड़ की है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जांच के बाद ही मिल पाएंगे।